हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का आपके अपने ऑप्शन लेक्चर क्लासेस पे सेंसर में। और बहुत ही इजी तरीके से आज समझेंगे हम लोग कि जो पदार्थों की भौतिक अवस्था है उसमें क्या पारस्परिक परिवर्तन हो सकता है। अगर वो पारस्परिक परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से होगा। यहाँ पे भौतिक अवस्था का मतलब भी देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में देख के आ रहे हैं कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से 3 भौतिक अवस्थाएं तो समानता में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और जो भौतिक अवस्थाएं जो 2 थी, वो 2 भौतिक अवस्थाएं क्या है, एक बहुत उच्च ताप पे पाई जाती है और एक क्या है, बहुत निम्न ताप पे पाई जाती है। सामान्य ताप पे वो भौतिक अवस्थाएं हम लोग को पाई नहीं जाती हैं। तो क्या ये भौतिक अवस्थाएं, यहाँ पे देखिए, ये आपके उच्च ताप पे पाई जाने वाली भौतिक अवस्था है, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये निम्न ऊर्जा वाली अवस्था वाली जो ऊर्जा अवस्था भौतिक अवस्था है, ठीक है, बीईसी या फिर सुपरनोवा स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा सबसे अधिक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऊर्जा सबसे कम है। तो अभी हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये क्या है, सबसे उच्च ताप वाली अवस्था ये है, और ये क्या है, सबसे निम्न ताप वाली अवस्था है। तो क्या ये ठोस, द्रव, गैस जो भी अवस्थाएं क्या आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। देखिए डायग्राम कुछ बता रहा है हम लोग को, यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रहा है, एरो क्या बता रही है कि प्लाज्मा से हमें गैस में जाना है, और यहाँ से फिर क्या है, गैस से जो है हम लोग द्रव में जाएंगे, और फिर आपका जो द्रव से कहाँ जाएंगे, ठोस में, और ठोस से क्या है, बीईसी यानी सुपरनोवा स्टेट में जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो और अगर इसका अपोजिट प्रोसेस देखें तो आप बीईसी स्टेट में चले जाओ, पहले सबसे ठंडी अवस्था में चले जाइए, निम्न ऊर्जा अवस्था में चले जाइए, और क्या हम वहां से ठोस अवस्था में जा सकते हैं, क्या हम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जा सकते हैं, क्या हम द्रव से गैस में, और गैस से क्या है, प्लाज्मा अवस्था में जा सकते हैं कि नहीं। अगर जा सकते हैं तो कौन कौन से वो प्रोसेस है, आज उन प्रोसेस की बात करेंगे। किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग प्लाज्मा से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ठोस से बीईसी में, और बीईसी से ठोस में, ऐसे किस प्रकार से हम लोग उन भौतिक अवस्थाओं को फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाएं दोस्तों, अभी पिछला लेक्चर के हिसाब से देखें तो भौतिक अवस्थाएं हम लोग के जो परमाणु, जो पदार्थ है उनमें जो परमाणुओं की स्थितियां थी, परमाणु या अणु की जो स्थितियां थी उन्हीं पे डिपेंड कर रही थी। जो सॉलिड थे उनके बीच में उनके परमाणुओं के बीच में दूरी कम थी, आकर्षण बल क्या था, अधिक था, जिसके वजह से उनके आकार और आयतन क्या थे, निश्चित थे। द्रव वाले में देखा आपने, तो द्रव वाले में क्या था, द्रव वालों में आपका परमाणुओं के बीच की दूरी न बहुत अधिक थी न बहुत कम थी, जिसके वजह से उनके बीच लगने वाला जो अंतराणविक बल होता है वह बल न बहुत अधिक था न बहुत कम था, जिसके कारण आपके जो द्रव के मॉलिक्यूल थे वो अपनी एक परिसीमा में, द्रव की परिसीमा के अंदर क्या है, मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका आकार क्या हो गया था, अनिश्चित हो गया था। लेकिन वह स्वतः अपने परिसीमा से, द्रव की परिसीमा से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उसका आयतन क्या था, निश्चित था। ठीक है, गैसों की बात की थी आप, तो गैसों के मॉलिक्यूलों के बीच में दूरी बहुत अधिक थी, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम था, बिल्कुल शून्य के बराबर लगभग, जिस वजह से वो किसी भी जो आपका स्पेस, जो भी उनको जगह मिलती थी उसमें क्या वो फैल जाते थे, क्योंकि उनके बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो एक्चुअल में जो परमाणुओं की जो एनर्जी है, परमाणुओं के बीच में जो बल है, आकर्षण बल है, उसी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो परिवर्तन कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर ले हम लोग। तो परिवर्तन कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, तो परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है। परिवर्तन का कारण अगर हम बात करें तो एक कारण हो जाएगा ताप। क्या हो जाएगा, ताप। ताप परिवर्तन करेंगे, टेम्परेचर में परिवर्तन करें अगर हम लोग, तो भौतिक अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। क्योंकि टेम्परेचर में परिवर्तित करेंगे तो टेम्परेचर बदलने पे उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो क्या होती हैं, बदलती हैं, है ना। जो मालिक्यूल, जो किसी पदार्थ का जो ताप है उसको बदलेंगे तो उसके जो मालिक्यूल्स हैं, उसके जो कण हैं, परमाणु हैं, उनके एनर्जी में क्या आता है, अंतर आता है, एनर्जी क्या होती है, बदल जाती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और ताप घटाने पे उनकी ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। ये याद रखिएगा आपको, ठीक है ना। ताप को बढ़ाया तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ताप को घटाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक कारण और होता है हम लोग का, दाब परिवर्तन। दाब परिवर्तन, तो ताप और दाब में परिवर्तन द्वारा क्या है, अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या हो जाएगा, ताप परिवर्तन और दाब परिवर्तन। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपका किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में अगर चेंजिंग लाना चाहते हैं तो ताप या दाब में या फिर दोनों में परिवर्तन करके हम उसकी भौतिक अवस्था में क्या है, परिवर्तन ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे उच्च अवस्था पे कौन है ना, उच्च अवस्था पे कौन है, प्लाज्मा अवस्था है। तो प्लाज्मा अवस्था पे जानते ही हैं, प्लाज्मा अवस्था पे क्या होता है, आयनित अवस्था होती है। यहाँ पे आयनों ग्रुप में प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, आयनों के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे आयन बने हुए हैं, गैस आयनित नहीं होती है। तो इसको हम लोग अगर बात करें प्लाज्मा से गैस में लाना है तो हम लोग को आयनन की विपरीत क्रिया करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं बी आयनीकरण। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है, किस क्रिया से जा रहा है, ये जा रहा है बी आयनीकरण से। बी आयनीकरण क्रिया, बी आयनीकरण क्रिया जो है प्लाज्मा अवस्था से क्या है, गैस अवस्था में चले जाएंगे। क्योंकि यह कौन सी अवस्था है, आयनित अवस्था है। आयनित अवस्था का उल्टा कर देंगे, उसका आयन समाप्त कर दें तो क्या हो जाएगा, बी आयनीकरण हो जाएगा। और बी आयनीकरण क्रिया से क्या हम लोग गैसीय अवस्था में जा सकते हैं। अब यहाँ पे गैसीय अवस्था में गैस क्यों था, क्योंकि उसके मॉलिक्यूलों की बीच की दूरी क्या थी, अधिक थी। अगर हम उसके मॉलिक्यूलों को पास पास ला दें, गैस के मॉलिक्यूल क्या करें, पास पास ला दें, तो क्या होंगे, द्रव के रूप में चले जाएंगे। क्योंकि दूर दूर थे तो गैस था, पास पास लाएंगे तो उनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, वो द्रव के जैसा काम करना शुरू कर देंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। संघनन, संघनन में क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं संघनन। तो द्रव आपका संघनित होकर, गैस आपका संघनित होकर क्या है, द्रव का निर्माण करती है। जैसे जलवाष्प बनता है, जलवाष्प बनता है और फिर जाके क्या है, बादल बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं, संघनन से बनते हैं। और बादलों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी संघनित होते हैं और जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बनती हैं और वही क्या है, बारिश के रूप में टपकती हैं। तो संघनन का एक बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि जो जल वाष्प से बारिश का होना, जो जल वाष्प से बारिश का होना होता है वही क्या होता है आपका, ठीक है, संघनन होता है। अब देखिए, अब हम लोग गैस से द्रव में आ चुके हैं। अब द्रव बना लिया, अगर द्रव से ठोस बनाना है तो क्या करें, अब द्रव के मॉलिक्यूल थोड़ा सा और दूर दूर है ठोसों से, और उनको थोड़ा सा और हम लोग पास ला दें, उनको क्या करें, थोड़ा सा पास ला देंगे तो उनके मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो आपका वो जो अवस्था है वो क्या होगी, बदल जाएगी, और उस अवस्था को बोलेंगे ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था। और द्रव से ठोस बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल को पास पास लाया गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं, हिमी, फ्रीजिंग बोलते हैं, हिमीकरण या फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, हिमीकरण या फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आप कहाँ आ गए, ठोस अवस्था में आ गए। आप यहाँ तक तो 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये अवस्थाएं सिंपल नहीं मिलेगी हम लोग को, बहुत आसानी से मिलने वाली नहीं है। उसको हम लोग को बहुत अधिक ठंडा करना पड़ेगा, ठीक है। कितना, लगभग आप 200 -273.15 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको ठंडा करेंगे माइनस में, ठीक है, परम शून्य ताप तक, ठीक है, तब जाकर के क्या है, न्यूनतम ऊर्जा हम लोग को मिलेगी। यानी इसके अंदर से क्या किया, जो इसके ठोसों के बीच में जो थोड़ी सी, ठोसों के मॉलिक्यूलों के बीच में थोड़ी सी गैप बचा था, जो उनके पास एनर्जी बची थी कंपन करने के लिए, उस एनर्जी को भी क्या किया, निकाल लिया, निचोड़ लिया, उस एनर्जी को भी निकाल लिया हम लोगों ने। और जैसे ही निकाल लेंगे तो कहाँ चला जाएगा, वो बीईसी स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बीईसी स्टेट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अत्यंत हिमीकरण हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, अत्यंत, अति कर देते हैं इसको, अति हिमीकरण, अति हिमीकरण हो जाएगा ये। जब उसका अति हिमीकरण कर देंगे तो ठोस क्या हो जाएगा, बीईसी स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, अब आपको यहाँ से शुरू किया, आपने देखा प्लाज्मा अवस्था क्या है, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है। इसमें से ऊर्जा को निकाला तो क्या हो गया, गैस बन गया। गैस में से ऊर्जा को निकालना तो क्या बना, द्रव बना। द्रव में से एनर्जी को निकालो तो क्या बना, ठोस बन गया। ठोस में से एनर्जी निकाल लिया तो क्या बन गया, बीईसी स्टेट या सुपरनोवा स्टेट जिसे कहते हैं, वो अवस्था आ गई आपकी, ठीक है। यानी कि अगर हम प्लाज्मा से किधर जा रहे हैं, बीईसी की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं, ऊर्जा निकाल रहे हैं। ये जो एरो बता रहा है हम लोग को, ऊर्जा मुक्त करने वाली एरो है, ऊर्जा मुक्त, ठीक है। या फिर कह सकते हो उच्च ऊर्जा से, उच्च ऊर्जा अवस्था से
निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर, निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर हम लोग जा रहे हैं। ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। अब इस पे एनर्जी का जो क्रम है, एनर्जी के क्रम में रखा जाए तो सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी? सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी? प्लाज्मा की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। फिर उसके बाद किसकी होगी? गैस की होगी। उसके बाद किसकी होगी? द्रव की होगी। उसके बाद किसकी होगी? ठोस की होगी। उसके बाद किसकी होगी? आपका BEC की होगी। ये ऊर्जा का क्रम है। कौन सा क्रम है? ये ऊर्जा का क्रम है, ऊर्जा का क्रम। ठीक है। सबसे अधिक ऊर्जा किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। उससे कम किस में होती है? गैस में। फिर किसमें? द्रव में। फिर किसमें? ठोस में। फिर किसमें? BC में। ठीक है। आइए अब इसका अपोजिट प्रोसेस देखें। इससे पहले एक प्रोसेस, एक लाइन और खींचा गया यहाँ पे। ठीक है। सीधे गैस से ठोस में जा रहा है ये। तो क्या सीधे गैस से ठोस में भी जा सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल जा सकते हैं। और जिस जब सीधे गैस से ठोस में जाते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग निक्षेपण बोलेंगे, निक्षेपण। अभी निक्षेपण क्या क्रिया है? निक्षेपण की क्रिया में क्या हो रही है? निक्षेपण की क्रिया में जो गैस होती है सीधे क्या होती है? ठोस अवस्था में बदल जाती है। कैसे? एग्जाम्पल से समझे इसको। तो आप देखते हो ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में जब बहुत अधिक ठंडी होती है तो जो जल वाष्प होती है हवा के अंदर, जो जल वाष्प होती है वो हवा में क्या है? बर्फ में बदल जाती है। जल वाष्प का बर्फ में बदलना, जल वाष्प का बर्फ में बदलना। आप देखते होंगे ठंडी के मौसम में आपका पेड़ की पत्तियों पे सफेद सफेद रंग का रुई जैसा आपका जो है जम जाता है। वो क्या होता है? सीधे बर्फ जो आपका जो एटमॉस्फेयर की हवा के अंदर जो नमी होती है, वाटर जो होता है, वही क्या होता है? सीधे जो गैसीय रूप में होता है वो क्या? सीधे बर्फ के रूप में, ठोस रूप में आ जाता है। उसको बोलते हैं निक्षेपण। यानी कि हवा में से पानी बाहर निकल गया, निक्षेपित कर दिया गया उसको। हवा में से पानी क्या हो गया? बाहर निकल गया। हवा नहीं जमी, लेकिन हवा के अंदर जो जल वाष्प था गैस के रूप में वो क्या हो गया? बाहर आ गया। और क्या हो गया? ठोस रूप में बदल गया वो। ठीक है ना। तो ये आपका उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलेंगे? निक्षेपण बोलेंगे। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे ये जो प्रोसेस BEC से ठोस में जा रहा है वो प्रोसेस कैसा है। इसका ठीक उल्टा है। अति हिमीकरण किया गया, बहुत अधिक ठंडा किया गया। तो अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको ताप को बढ़ाएंगे। ठीक है। ताप वृद्धि, ताप में क्या किया? वृद्धि किया, समान ताप पे ला दिया उसको। तो क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था आ जाएगी। और ठोस अवस्था में और ताप की वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा? द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो द्रव, ठोस से द्रव अवस्था में आने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं? गलन, मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? गलन या फिर मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्टिंग द्वारा ठोस से क्या है? वो द्रव में चला आएगा। अब द्रव में आ गया, द्रव से गैस पे ले जाना है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? वाष्पीकरण हो जाएगी। वाष्पीकरण क्रिया, वाष्पीकरण क्रिया हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो अब वाष्पीकरण क्रिया, अब देखो यहाँ पे ताप में वृद्धि पहले एक पॉइंट हो गया। ठीक है। ताप बढ़ाया गया तो ठोस, और ताप बढ़ाया गया तो पिघल गया। क्रिया क्या हो गई? गलन। ठीक है। द्रव में आ गया। और ताप बढ़ाया गया तो वाष्प बन गया, इसमें आ गया गैस में। और ताप बढ़ा देंगे। ठीक ना। और क्या करें? ताप बढ़ा दें तो इस गैस का हो जाएगा आयनीकरण। क्या हो जाएगा? आयनीकरण। और जैसे ही गैस का आयनीकरण होगा वो कहाँ चला जाएगा? प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? आयनीकरण की क्रिया। ठीक है। देखो एक एरो इधर से भी लगा हुआ हम लोग का, सीधे क्या है? ठोस से द्रव में, सीधे ठोस से गैस में आ रहा है। ठोस से किस में आ रहा है? गैस में आ रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में क्या होता है? कोई अवस्था, कोई पदार्थ क्या ठोस अवस्था में है, जब उसका ताप बढ़ा दें, उसको उष्मा दे दें, एनर्जी दे दें, गर्म करें उसको, और वो सीधे कहाँ चला जाए? बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे क्या है? ठोस से सीधे द्रव गैस में आ गया है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl हो गया। ठीक है। आपका जो कपूर है, नैफ्थलीन है ना, उसको जब गर्म करते हैं हम लोग कपूर को तो क्या होता है? वो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था से सीधे कहाँ आएगा? वो
गैस अवस्था में आएगा, द्रव अवस्था नहीं पाई जाएगी, जब वो पिघलेगा नहीं, वो सीधे क्या ठोस से गैस में चला आएगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं क्या हम लोग, ऊर्ध्वपातन। तो परिभाषा हमने लिखा नहीं किसी का, लेकिन परिभाषा बोलते गए हैं, आपको आवश्यकता होगी तो उसको सुन करके नोट भी कर सकते हैं। ठोस से सीधे गैस से बदलने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस से बदलने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अति हिमीकरण है, ताप वृद्धि है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यहाँ पे और ठंडा किया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, गर्म किया जा रहा है। हिमीकरण और गलन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। हिमीकरण का उल्टा क्या होता है, गलन। किसी द्रव का ठोस अवस्था में बदलना हिमीकरण कहलाता है, और किसी ठोस का द्रव बदलना क्या होता है, गलन कहलाता है। इसी प्रकार से गैस का द्रव में बदलना क्या है, निक्षेपण है, और संघनन है, और द्रव से क्या है, गैस बदलना क्या है, वाष्पीकरण। तो संघनन और वाष्पीकरण क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बिल्कुल शब्द सही समझ रहे हैं, ये आयनीकरण है, ये क्या है, विआयनीकरण है। तो किसी तत्व या परमाणु का आयनित होना क्या होता है, आयनीकरण होता है, और किसी आयन का परमाणु में बदलना क्या होता है, विआयनीकरण की क्रिया होती है ना, विआयनीकरण की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये था, आप देख रहे हो किस प्रोसेस द्वारा आपकी भौतिक अवस्थाएं एक दूसरे में क्या है, उनका पारस्परिक परिवर्तन हो सकता है। इसमें आपका ऊर्जा मुक्त हो रही है। जब इसमें बात करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा ग्रहण हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा ग्रहण, ऊर्जा का क्या हो रहा है, ग्रहण की क्रिया हो रही है। ऊर्जा हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, इसको ऊर्जा दिया तो ये बन गया, इसको ऊर्जा दिया तो ये बन गया, इसको ऊर्जा दिया तो ये बना, इसको ऊर्जा दिया तो ये आपका अवस्था आ गई। ठीक है, तो ऊर्जा ग्रहण की क्रिया है, एक ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया है, एक ऊर्जा ग्रहण होने की क्रिया है। बात समझ आ गई आप लोग को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, और बिल्कुल सिंपल डायग्राम से है, ये डायग्राम निकाल लेंगे तो बिल्कुल हमेशा आपको याद रहेगा। इसमें एक आध पॉइंट और जोड़ दें, जैसे गैस और वाष्प में डिफरेंस की बात कर लें, गैस क्या होता है और वाष्प क्या होता है, क्या दोनों चीजें एक ही होती है सर, तो नहीं, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, जो सामान्य ताप पे जो अवस्था पाई जाती है, समान ताप पे जो अवस्था पाई जाएगी वो क्या होगी, गैस अवस्था होती है। ये क्या है, सामान्य ताप पे, समान ताप पर किसी पदार्थ की जो अवस्था है, किसी पदार्थ की क्या ये अवस्था है, वो क्या है, गैस अवस्था है। ठीक है, अब ये वाष्प क्या है, ये जो है समान ताप पर वस्तु जो है, वस्तु किसी अन्य भौतिक अवस्था में हो, किसी अन्य भौतिक अवस्था में, सुन के या लिख लीजिएगा इसको, अन्य भौतिक अवस्था में हो, परंतु ताप बढ़ाने पर क्या हो जाए, गैस में बदल जाए, गैस में बदले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प। जो समान ताप पे होता है वो गैस होता है, लेकिन ताप बढ़ाने के बाद अगर गैस बन रहा है तो क्या बोलेंगे, वाष्प बोलेंगे। तो वाष्प कोई भौतिक अवस्था प्राप्त की जाती है, गैस जो भौतिक अवस्था स्वतः क्या होती है अपने आप समान ताप पे। ठीक है, ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस था। ठीक है, किसी बच्चे ने कमेंट किया था, बता दिया इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया आपका जो अवस्था परिवर्तन है, आपने समझ लिया। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती है, लेकिन 3 ही भौतिक अवस्थाएं क्या है, पाई जाती हैं समान ताप पे, बाकी 2 भौतिक अवस्थाएं क्या है, पाई नहीं जाती है। ठीक है, उनको प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समान ताप पे वो दिखाई हम लोग को नहीं देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा डायग्राम से भी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।